बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 6 सेमेस्टर की सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आप लोगों के कोर्स का यूनिट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम आप लोगों के कोर्स का एक और यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट 7, जो कि आप लोगों के बोथ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है आप लोगों के कोर्स का। आप लोगों के MHN के कोर्स का सबसे लेंथी यूनिट, जिसमें बहुत सारे मेजर ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, वो यूनिट 7 है, जो कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड थेरापीटिक इंटरवेंशंस पे हैं। इसका लेक्चर 1, जो कि एंजाइटी एंड डिसफंक्शनल एंजाइटी रिस्पॉन्सेस है, इसका पार्ट 1 इस वीडियो लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। स्टूडेंट्स, एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती चलूँ कि मैं आप लोगों से अगर कह रही होती हूँ कि किसी यूनिट का लेक्चर 1, यानी अभी मैंने आप लोगों से कहा कि ये आप लोगों का जो यूनिट 7 है, इसका लेक्चर 1 एंजाइटी एंड डिसफंक्शनल एंजाइटी रिस्पॉन्सेस का पार्ट 1 अभी मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने लेक्चर 1 कहा, लेक्चर 1 इस यूनिट का एक मेजर ऑब्जेक्टिव है। ये आप लोगों का जो यूनिट 7 है, इसमें बहुत सारे मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हमने कवर करने हैं, शायद 5-6 से ज़्यादा हैं। तो इनको हम एक एक करके कवर करते जाएंगे और इन ऑब्जेक्टिव्स को मैं लेक्चर 1 का नाम देती हूँ। कि यहाँ पे देखिए कि लेक्चर 1 जो है, यहाँ पे एक मेजर ऑब्जेक्टिव आप लोगों के इस यूनिट का फर्स्ट मेजर ऑब्जेक्टिव है कि इस यूनिट में आप लोगों ने एंजाइटी और डिसफंक्शनल एंजाइटी रिस्पॉन्सेस जो है वो पढ़ने हैं। तो इसका पार्ट 1 इस वीडियो लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। इस तरह आप लोग इनको समझते जाएंगे अपने कोर्स ग्रेड के हिसाब से, कोर्स ग्रेड के मुताबिक, तो आप लोगों को फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। और जब इंसान को कन्फ्यूजन नहीं होती है तो फिर वो स्टडी भी अच्छे तरीके से कर लेता है। इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि अपने कोर्स ग्रेड को देख के, कोर्स ग्रेड को समझ के फिर अपने स्टडीज़ को उसके मुताबिक कंटिन्यू करें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज का जो हमारा लेक्चर है, इसमें हम एंजाइटी डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे कि जितने भी एंजाइटी और डिसफंक्शनल एंजाइटी रिस्पॉन्सेस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। इसमें अभी एंजाइटी डिसऑर्डर्स आप लोगों के लिए, एंजाइटी लफ्ज़ तो आप लोगों के लिए न्यू लफ्ज़ नहीं है, कोई न्यू टर्मिनोलॉजी नहीं है, क्योंकि आप लोग डेली लाइफ में पता नहीं हज़ारों दफ़ा जो है वो सुनते हो एंजाइटी के बारे में। लेकिन यहाँ पे एंजाइटी और एंजाइटी डिसऑर्डर्स की बात आ जाती है तो मेंटल हेल्थ आप लोग चूँकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, इसीलिए पहले आप लोगों को इनमें फ़र्क को समझना ज़रूरी है कि ये एंजाइटी क्या होती हैं और एंजाइटी डिसऑर्डर्स क्या होती हैं। इनको समझेंगे अगर आप सही से, तो फिर जाके ये यूनिट आप लोगों को समझ आ जाएगी। इस यूनिट का ये जो ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है, लेक्चर 1 है, ये सही तरीके से आप लोग समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, एंजाइटी की अगर हम बात कर ले तो एंजाइटी क्या है? जो हम रोज़ सुनते हैं कि एंजाइटी हुई है लोगों को, या एग्ज़ामिनेशंस आ रहे हैं मेरे और एग्ज़ामिनेशंस की वजह से मुझे एंजाइटी होती हैं, ये सारी चीज़ें। तो एंजाइटी क्या है? एंजाइटी एक वेग्यू टर्म है, एक वाज़ेह एक टर्मिनोलॉजी है कि जब भी हम कहते हैं कि कोई हमें परस्यूट थ्रेट या डेंजर होती हैं, किसी भी, हाँ, कोई भी हमें खौफ होती है, कोई भी थ्रेट, कोई भी डेंजर का हमें एक वो एहसास हो रहा होता है, तो उस टाइम क्या होता है कि हमारे जो इमोशन हैं वो फिर इजीली हमें फ़ील नहीं होते। यानी कोई भी ऐसा वक्त कि जिसमें अगर आपको कोई परस्यूड थ्रेट और डेंजर है, तो उसकी वजह से इमोशनली जो अनईजीनेस आप फील करते हैं, तो वो एंजाइटी कहलाती हैं। क्या होता है इसमें कि जैसे ही हमें कोई थ्रेटनिंग सिचुएशन की कोई स्टिमुलस मिल जाती हैं, तो उसको हमारा ब्रेन प्रोसेस कर लेता है, और ब्रेन जब उसको प्रोसेस करता है तो हमारे ब्रेन के अंदर एक फ़ियर जो है वो स्टार्ट हो जाती है, एक डर सी पैदा हो जाती है। और इस डर को जब हमारा ब्रेन रियलाइज़ कर लेता है तो उस टाइम हमें एंजाइटी होती है। जब एंजाइटी इंक्रीज़ होती जाती है और एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाती है कि जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस फील होती है, डिस्कम्फर्ट फील होती है, तो उस टाइम इंसान को ये एहसास होता है कि कुछ जो है वो गलत होने जा रहा है। कभी कभार क्या होता है कि इंसान को इसके काज का पता होता है, काज आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये जो स्टिमुलस आ रही है, इस वजह से मुझे ये परेशानी फ़ील हो रही है। तो उस टाइम फिर भी वो बंदा जो है कंफर्टेबल होता है। लेकिन कभी कभार इस तरह होता है कि उसको काज का नहीं पता होता, उसे परेशानी होती है, एंजाइटी होती है, और उसको ये समझ नहीं आती कि मुझे ये एंजाइटी हो किस वजह से रही है, स्टिमुलस का उसको पता नहीं होता। और ये बहुत ज़्यादा
परेशान कुन होती हैं। ये जो फीलिंग है कि स्टिमुलस का पता नहीं चल रहा कि किस वजह से मुझे ये एंजाइटी हो रही है, इसकी वजह से मज़ीद जो है एंजाइटी इंक्रीज़ होती है और इसे फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी का नाम दिया गया है। ये बात आप याद रखें स्टूडेंट्स, आप लोगों से MCQs में पूछी जा सकती है कि फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी जो है वो कौन सी एंजाइटी होती है। तो वो एंजाइटी जिसका अगर एक इंसान काज मालूम ना कर पाए, जिसका स्टिमुलस मालूम ना कर पाए कि स्टिमुलस कौन सी है जिसकी वजह से मुझे ये एंजाइटी हो रही है, तो उस टाइम उसको हम फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स के एंजाइटी जो है वो बहुत किस्म की होती है, बहुत सारे इसके टाइप्स हैं, इसके फॉर्म्स हैं, हम आगे एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। लेकिन जब कभी एक्सपीरियंस जो है वो इस तरह हो जाता है कि कभी जो है इंसान थोड़ा सा एक डिस्कम्फर्ट जो है वो फ़ील करता है, वो भी एंजाइटी ही होती हैं। लेकिन कभी इस तरह भी होता है कि इंसान एंजाइटी में एक्सट्रीमली पैनिक कर जाता है। तो ये जो इंक्रीज़ लेवल होती हैं एंजाइटी की, ये कभी कभार कंटिन्यूसली बंदा जो है वो एक्सपीरियंस करता है या फिर कभी कभार वो पीरियडिकली कुछ वक्त उसे फ़ील होता है, फिर नहीं होता, बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन फिर कभी पीरियडिकली जो है कभी आ जाता है, उसे फ़ील होता है। और इसमें क्या होता है, इंसान को जब एंजाइटी होती है तो एंजाइटी की इस इंक्रीज़ लेवल की वजह से, एंजाइटी के इंक्रीज़ होने की वजह से इंसान के थॉट्स, उसके फीलिंग्स, उसके बिहेवियर्स जो है वो अफेक्ट होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि एंजाइटी की वजह से इंसान जो है वो आउट ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। जिस तरह नॉर्मली एक इंसान को होना चाहिए, तो एंजाइटी के ड्यूरिंग एंजाइटी जब वो एंजाइटी फ़ील कर रहा होता है तो वो आउट ऑफ कैरेक्टर होता है। जिस तरह नॉर्मली इंसान को बिहेव करना होता है वो इस तरह बिहेव नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा जो है वो किसी अपॉइंटमेंट उसकी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अपॉइंटमेंट है किसी जॉब के लिए और वो जा रहा है, अब जाके वो रास्ते में ट्रैफिक में फंस गया है। और ट्रैफिक में जब वो फंस गया, वो गाड़ी से उतरता है, गाड़ी से जब उतरता है तो पुलिस ऑफिसर के पास चला जाता है और ट्रैफिक पुलिस के पास, और उससे पूछ लेता है कि मसला क्या है। तो ट्रैफिक पुलिस आगे से इसको बताते हैं कि आगे एक एक्सीडेंट हुई है और उस एक्सीडेंट की वजह से यहाँ पे रास्ता ब्लॉक है, कम से कम 30 मिनट लगेंगे इसको क्लियर होने में। तो अब ये बंदा जाना था, इसको अपॉइंटमेंट इसकी थी और इसको बहुत ज़्यादा लेट हुआ है ऑलरेडी। अब ये इस वजह से क्या करता है, उस ट्रैफिक पुलिस पे ये भड़क उठता है, उस पर बिल्कुल जो है शाउट हो जाता है। तो उस पे ये जो शाउटिंग है इसकी, तो ये एक एंजाइटी की कंडीशन है कि इस एंजाइटी की वजह से वो क्या हुआ, आउट ऑफ कैरेक्टर वो चला गया। कभी कभार इस तरह भी होता है कि ये अब देखिए, ये एंजाइटी के एक एविडेंट मैंने आप लोगों को बताई इस एग्जांपल से। अब ये बंदा जो है ये एंजाइटी का सबूत है कि इसको अभी एंजाइटी हुई, एंजाइटी की वजह से इसने ये बिहेवियर शो किया। दूसरी अगर एंजाइटी के एविडेंट्स को हम देख ले तो एक इंसान जो है वो बार बार अपने जाँ जो है उसको स्टिफ कर रहा है, दांतों को एक साथ वो ज़ोर से दबाते हुए अपनी जाँ को स्टिफ कर रहा है बार बार। या फिर कोई इंसान आपके साथ बैठा है और वो बार बार जो है टेबल पे अपनी फिंगर्स को टैप कर रहा है। या फिर बंदे को बहुत ज़्यादा हलचल होती है, कभी एक चीज़ उठाया कभी दूसरी चीज़ उठाया, और इस तरह वो हलचल की सूरत में होता है। और इस तरह के जो बिहेवियर्स होते हैं तो ये भी एविडेंट है एंजाइटी के। इनको देख के भी आप समझ जाते हो कि ये एविडेंट है एंजाइटी के। अब ये जो बिहेवियर्स होते हैं, अच्छा ये बात आ गई बिहेवियर्स की, तो आप लोगों को बताती चलूँ कि ये जो बिहेवियर्स जो होते हैं, जैसे टेबल पे उंगलियां बार बार वो करना, पेन को बार बार जो है क्लासरूम्स में आप लोगों ने देखे होंगे कि कुछ आप लोगों के फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं जो कि बार बार टक 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 पेन को वो करते रहते हैं, जिससे आपको इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। तो ये जो सारे बिहेवियर्स होते हैं ये ऑटोमेटिक रिलीफ बिहेवियर्स कहलाते हैं। इनकी वजह से क्या होता है, वो एंजाइटी जो है वो थोड़ी बहुत रिलीफ हो जाती है। अगर ये बिहेवियर्स वो करते हैं तो एंजाइटी उनकी थोड़ी बहुत रिलीफ होती है, तो इसीलिए वो बार बार इस तरह करते रहते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती चलूँ कि ये एक ज़रूरी बात ये कि ये इंसान जो होता है ये ख़ुद अनअवेयर होता है इस चीज़ का, उसको ख़ुद नहीं पता होता कि मैं ऐसा बिहेवियर शो कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लेकिन इसके साथ बैठे जो दूसरे नॉर्मल लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इनकी इन हरकतों से। जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्ज़ कर लिए आप एक क्लासरूम में बैठे हो अपने, और आपके साथ बैठा हुआ आपका जो दोस्त है तो वो बार बार जो बल पॉइंट होती है उसको वो बार बार टक 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 और इतने जल्दी जल्दी वो कर रहा है।
तो इससे आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, आपको टीचर की बातें सही से सुनाई नहीं देती, आपका कंसंट्रेशन आपके लेक्चर पे नहीं होता उस बल पॉइंट के टक टक की वजह से। तो फिर आप उसको अपनी तरफ वो कर देते हो, उसे कहते हो कि एक्सक्यूज़ मी, ये बस बंद करो, मुझे जो है वो डिस्टर्बेंस हो रही है। तो वो आपसे अपोलोजाइज़ करके बंद कर देता है। लेकिन ड्यूरिंग वो जब वो टिप टिप कर रहा था, टक टक कर रहा था, तो उसे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे ये करने की वजह से मेरे साथ बैठे लोगों को डिस्टर्बेंस हो रही है। उसको इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता, लेकिन जब आप कह देते हो तो वो बंद कर देता है। तो ये जो बिहेवियर होती हैं, ये जितने भी ऐसे बिहेवियर्स होते हैं, तो वो अपनी एंजाइटी को रिलीव करने के लिए कर रहे होते हैं। अब इस सिचुएशन से ये मालूम होती है कि यानी किस तरह एंजाइटी जो है वो डेवलप होती हैं। आप लोगों को पता चला कि किस तरीके से एंजाइटी होती क्या है, किस तरीके से ये एंजाइटी जो है वो कंटिन्यूस होती है, किस तरीके से ये अब स्टार्ट होती हैं और फिर किस तरीके से कंटिन्यूस रहती हैं। तो यहाँ पे बात समझने की ये है कि ये एक अनरिलीव्ड एंजाइटी जो कि अगर कंटिन्यूस रही ज़्यादा वक्त के लिए तो फिर वो डिसऑर्डर का शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो नॉर्मल मैंने आप लोगों को एंजाइटीज़ का बताया कि आप लोगों को फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास में अगर कोई बात समझ नहीं आ रही होती है तो उस टाइम आप लोगों को एंजाइटी होती है। जब ज़िलज़िला आता है तो उस टाइम बंदा जो है बहुत ज़्यादा एंजाइटी में चला जाता है, या फिर एक ज़िलज़िले के बाद इंसान को एंजाइटी होती है कि अभी ज़िलज़िला दोबारा आएगी, या इस तरह उसको एंजाइटी होती है। एग्ज़ामिनेशंस के टाइम आप लोगों के जब एग्ज़ाम्स करीब होते हैं तो उस टाइम एंजाइटी होती है। इन सब नॉर्मल एक्सपीरियंसेस ऑफ एंजाइटी से हटकर अगर एंजाइटी डिसऑर्डर्स को हम देख लें तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स होती हैं जिसमें अनकंट्रोल्ड एंजाइटी होती हैं। एक ऐसी अनकंट्रोल्ड एंजाइटी जिसकी वजह से इंसान की जो फंक्शनिंग होती है, उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, उसकी जो सोशल फंक्शनिंग होती है, वो सब जो है इम्पेयर हो जाते हैं। तो इस किस्म के डिसऑर्डर्स को हम एंजाइटी डिसऑर्डर्स कहते हैं। साइंस सिम्टम्स जो है डिसऑर्डर टू डिसऑर्डर वेरी कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो कॉमन थ्रेड होती है, कॉमन फीचर होती है इन डिसऑर्डर्स की, तो वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल एंजाइटी होती है। इसीलिए हम इनको एंजाइटी डिसऑर्डर्स कहते हैं। ये जो नॉर्मल जो ब्रीफ एंजाइटी होती है किसी भी बुरे टाइम के वक्त, जैसे एग्जामिनेशंस या इस तरह के टाइम के वक्त, ये जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स वाली एंजाइटी है वो इस तरह नहीं होती। एंजाइटी डिसऑर्डर्स वाली जो एंजाइटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा डिसेबलिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा जो है आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं, और अगर इसकी ट्रीटमेंट ना की जाए तो ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव होती है, ख़ुद से ये बंद नहीं होती, ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव होती हैं और बहुत मुश्किल होता है उस इंसान की ज़िंदगी उसके लिए। तो यही एंजाइटी और एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में था। ये कंसेप्ट अपना क्लियर कर ले तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। स्लाइड्स पे क्या लिखा हुआ है आप लोगों के स्लाइड्स पे कि एंजाइटी इज़ ए स्टेट ऑफ एप्रीहेंशन, ड्रेड, uneasiness or uncertainty generated by a real or perceived threat whose actual source is unidentifiable। यानी इसका मतलब ये है कि जो एंजाइटी होती है वो एक स्टेट ऑफ एप्रीहेंशन होती है। यानी एक एप्रीहेंशन कहते हैं खदशे को, उसमें आपको एक खदशा होता है, कोई फियर ऑफ इविल आपको होती है। एक ड्रेड कहते हैं खौफ आपको होती है। अनईज़ी आप फील कर रहे होते हैं, आपको जो है अनसर्टिनिटी फील होती है, शक व शुबा आपको होता है, डाउटफुलनेस आप फील करते हो। और फिर क्या होता है कि ये जो आपको परस्यूड थ्रेट आ रही होती है उसकी जो एक्चुअल सोर्स है वो अनडिफाइनेबल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह आप उसको नाकाबिल बयान होती है, इस तरह आप सही तरीके से उसको बयान नहीं कर सकते कि ये एंजाइटी जो है हो क्या रही हो, कैसे रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको एग्ज़ामिनेशन की वजह से एंजाइटी हो रही है, ये तो आपको पता है कि आपका एग्ज़ामिनेशन है और एग्ज़ामिनेशन की वजह से आपको एंजाइटी हो रही है, लेकिन अभी तक आपने क्वेश्चन पेपर तो देखा ही नहीं है। क्या पता वो क्वेश्चन पेपर आप उठा ले तो आपको वो सारी चीज़ें आती हों जिसमें आपको एंजाइटी फ़ील करने के लायक कोई बात ही नहीं हो, आपको सारा पेपर आता हो। तो इस तरह अनडिफाइनेबल होता है कि आपको पहले से वो एक्सपीरियंस नहीं हो चुकी होती है, पहले से ही आपको किसी चीज़ को देखने से पहले ही आप जो है उसके बारे में डरते हो, आप एंजाइटी फ़ील करते हो। तो यहाँ पे इसीलिए अनडिफाइनेबल का कहा जा रहा है। इसको मैंने जो आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी का बताया, तो इसको उसके साथ एसोसिएट आप लोग ना करें। फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी वो होती है जिसमें इंसान को स्टिमुलस का पता नहीं होता कि किस स्टिमुलस की वजह से मुझे एंजाइटी हो रही है। जैसे कि
फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एग्ज़ामिनेशन भी नहीं है, कोई भी परस्यूट थ्रेट कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एंजाइटी हो रही है, आप जो है एक हलचल की सूरत में है, आपका दिल जो है उसको सुकून नहीं है, तो इस किस्म की जो एंजाइटी होती है उसको फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी कहा जा रहा है। यहाँ पे जो अनडिफाइनेबल सोर्स का कहा जा रहा है उसका मतलब यही है जो मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को दी कि एग्ज़ामिनेशन है, एग्जामिनेशन आपको पता है ये फ्री फ्लोटिंग नहीं है, आपको पता है कि एग्ज़ामिनेशन की वजह से मुझे एंजाइटी हो रही है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप पेपर आपने देखा ही नहीं है, क्या पता कि उस पेपर को अगर आप देख ले, अभी पेपर आपके पास जो है अनडिफाइनेबल है, आप नहीं डिफ़ाइन कर सकते, अभी पेपर आप उठा ले तो आप उसको क्या पता कि पूरा पेपर आपको आता हो, वहाँ पे एंजाइटी की वजह ही कोई नहीं बनती हो। तो इस तरह की जो सूरत हाल होती है जिसमें आप एक ख़दशे में होते हैं, खौफ में होते हैं, अनईज़ी फ़ील करते हैं, अनसर्टिनिटी फ़ील करते हैं, डाउटफुलनेस की सूरत में होते हैं, तो वो एंजाइटी कहलाती हैं। Anxiety is an emotional subjective response. Anxiety is commonly experienced by all human beings. Anxiety involves feeling of apprehension, worry, uneasiness or dread. यानी एनजाइटी जो है वो एक इमोशनल एक एक्सपीरियंस होती है, एक सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स है जो कि बिल्कुल जो है सब्जेक्टिव होता है। एंजाइटी जो है वो हर एक इंसान जो है वो फील एक्सपीरियंस करता है अपने लाइफ में, हर एक इंसान। और दूसरी बात ये कि एंजाइटी में क्या होता है, मेन चीज़ें एप्रीहेंशन, ख़दशा होता है आपको, आप डर जाते हैं, अनईज़ी फ़ील करते हैं, खौफ होता है आपको, तो ये एंजाइटी कहलाती है। एंजाइटी के लेवल्स होते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, पैनिक के आपको माइल्ड एंजाइटी हुई, फिर जो है मॉडरेट एंजाइटी भी आपको हो सकती हैं, फिर अगर कंटिन्यू रही तो सीवियर में भी जा सकती हैं, और उसके बाद फिर इसकी पैनिक लेवल के जिसमें बिल्कुल अनकंट्रोल्ड जो है वो एंजाइटी हो जाती हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर्स थ्योरी। अब एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में बहुत से थ्योरीज़ पेश किए गए थे, बायोलॉजिकल थ्योरीज़ भी और साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ भी। इन स्लाइड्स में उनका जिक्र है। बायोलॉजिकल जो थ्योरीज़ थे उनमें दो थ्योरीज़ थे, बायोकेमिकल और न्यूरो एनाटॉमिकल थ्योरी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों को पता है कि बायोकेमिकल किसे कहते हैं। बायोकेमिकल मींस के अगर प्रॉब्लम जो है वो केमिकल्स के इम्बैलेंस की वजह से हो, केमिकल्स यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स कह लें, न्यूरोट्रांसमीटर्स के इम्बैलेंस की वजह से जो एंजाइटी होती है तो उसको कहा गया कि ये बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ एंजाइटी है। यानी बायोकेमिकल लफ्ज़ कहीं पे भी आ गया तो आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि बायोकेमिकल मींस के बॉडी में जो केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह, इनमें जब कोई इम्बैलेंस आ जाती है, डिस्टर्बेंस आ जाती है, तो इसकी वजह से जो एंजाइटी होती हैं तो वो एंजाइटी जो है वो कहलाती है बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ एंजाइटी में यही बातें जो है वो की गई थी। और न्यूरो एनाटॉमिकल थ्योरी जो है इसका मतलब ये है, न्यूरो एनाटॉमिकल का मतलब ये है कि इसमें प्रॉब्लम जो है वो या तो स्ट्रक्चरल या तो फंक्शनल कोई एबनॉर्मलिटी जो है वो न्यूरॉन्स में आ गई है, न्यूरॉन्स की कोई स्ट्रक्चर या फंक्शनल एबनॉर्मलिटी हो गई है जिसकी वजह से एंजाइटी हो रही है, तो वो न्यूरो एनाटॉमिकल थ्योरी ऑफ एंजाइटी कहलाती है। तो यहाँ पे जेनेटिक्स की मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जेनेटिक्स का इसलिए बता रहा है कि जेनेटिक्स का भी बड़ा रोल होता है एंजाइटी डिसऑर्डर्स काज करने में। जो यंगर पर्सन होते हैं, जिनको यंगर एज में जिनको एंजाइटी हो जाती है या फिर डिप्रेशन हो जाती है, तो उसमें ज़्यादातर ये चांसेस होता है कि ये उनके हेरिडिटी से रिलेटेड होते हैं, फैमिलीज़ में एंजाइटी डिसऑर्डर्स रन करती हैं। अब यहाँ पे जो बायोकेमिकल और न्यूरोकेमिकल थ्योरी, आप ये बात भी याद रख लें, एमसीक्यूज़ में आप लोगों से पूछी जा सकती है कि न्यूरोकेमिकल थ्योरी जो है इसका एक और नाम क्या है, तो वो बायोकेमिकल थ्योरी है। तो न्यूरोकेमिकल या फिर बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ एंजाइटी का कहना था कि जब भी एबनॉर्मल फंक्शनिंग होती है न्यूरोकेमिकल्स की, जब उनकी कोई एबनॉर्मल फंक्शनिंग हो गई, या फिर जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं, जो रिसेप्टर्स जिसमें केमिकल्स जो है वो जाके उसके साथ अटैच हो जाती हैं, उन रिसेप्टर्स में उनकी एक्टिविटी में प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर न्यूरोकेमिकल्स के जो बायोकेमिकल्स है, न्यूरोकेमिकल्स है, उनकी लेवल में कोई इम्बैलेंस आ जाती है, तो इसकी वजह से एंजाइटी हो सकती हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दी गई थी एपिनेफ्रीन की, कि एपिनेफ्रीन जो है वो एक ऐसी न्यूरोट्रांसमीटर है, एक केमिकल है जिसकी ज़्यादातर हाई लेवल की वजह से एंजाइटी होती हैं। दूसरे केमिकल्स भी इसमें रोल प्ले करती हैं, जैसे कि सेरोटोनिन हो गया या फिर कॉर्टिसोल इम्बैलेंस हो गया,
इनकी वजह से भी एंजाइटी होती है, लेकिन जो एपिनेफ्रिन है वो प्राइमरी वन है जिसकी वजह से एंजाइटी होती है, जिसके हाई लेवल की वजह से एंजाइटी होती है। और दूसरा जो न्यूरो एनाटॉमिकल जो थ्योरी है, इसको न्यूरो बायोलॉजिकल थ्योरी भी कहा जाता है। ये बात आप याद रखें, न्यूरो एनाटॉमिकल थ्योरी को न्यूरो बायोलॉजिकल थ्योरी भी कहा जाता है। इनका कहना यह था कि जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं तो इनका ये ख्याल था, न्यूरो एनाटॉमिकल थ्योरी जिन लोगों ने पेश की थी, उनका ये ख्याल था कि ये जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स होती हैं ये तब आती हैं जब कोई ब्रेन के इमोशनल सेंटर जो होती है, इमोशनल सेंटर क्या है ब्रेन का? एमिगडाला है। एमिगडाला में वहाँ पे कोई बैलेंस की जो एक्टिविटी चल रही थी उसमें कोई डिसरप्शन अगर आ गई, एमिगडाला चूँकि इमोशनल सेंटर है हमारे ब्रेन में, उसमें अगर कोई डिसरप्शन हुई तो उस डिसरप्शन की वजह से एंजाइटी हो सकती हैं। यानी उसमें एमिगडाला की अगर हम बात कर ले तो एमिगडाला में जो एमिगडाला का सेंट्रल रोल होता है एंजाइटी रिस्पॉन्सेस में। कोई भी अगर स्ट्रेसफुल या अराउजिंग सिचुएशन आ जाती है तो उसमें जो एंजाइटी रिस्पॉन्स होता है हमारा, तो उसमें सेंट्रल रोल एमिगडाला का होता है, क्योंकि एमिगडाला हमारा इमोशनल सेंटर होता है ब्रेन का। स्टडीज़ ये शो करती हैं कि जो बेज़ोलेटरल कॉम्प्लेक्स होती है या बेज़ोलेटरल सेंटर कह लें एमिगडाला के अंदर, जिसमें न्यूरोनल सेल बॉडीज़ होते हैं, तो उनमें या फिर जो मीडियल सब डिवीज़न होती है एमिगडाला के अंदर, तो उसमें अगर कोई उनकी एक्टिवेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, यानी उसके अगर इनका कहना था, इन्होंने कहा था कि अगर ये जो बेज़ोलेटरल कॉम्प्लेक्स है एमिगडाला के अंदर जिसमें न्यूरोनल सेल बॉडीज़ हैं, तो उनकी अगर एक्टिवेशन हो जाती हैं तो उसकी वजह से एंजायोजेनिक जो इफ़ेक्ट होती है वो इंड्यूस हो जाती हैं। और जब कभी उनकी इनएक्टिवेशन हो जाती है, बेज़ोलेटरल कॉम्प्लेक्स की इनएक्टिवेशन हो जाती है, तो उसके इनएक्टिवेशन की वजह से एंजायोलाइटिक्स इफेक्ट होती हैं। तो आप इस बात को समझिए स्टूडेंट्स के यही इस थ्योरी का कहना था, न्यूरो एनाटॉमिकल थ्योरी का कहना था कि हमारे ब्रेन में इमोशनल सेंटर जो है वो एमिगडाला है, और एमिगडाला के अंदर वहाँ पे एक बेज़ोलेटरल कॉम्प्लेक्स होती हैं जिसे हम बेज़ोलेटरल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, बेज़ोलेटरल सेंटर भी कहते हैं, जिसमें क्या होती हैं बेज़ल और एसेसरी न्यूक्लियाई होती हैं वहाँ पे एमिगडाला के अंदर। और वो उन न्यूक्लियाइज़ का काम ये होता है कि वो जो जितने भी मेजॉरिटी ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशंस है जो कि टेम्पोरल लूप से आ रही होती हैं, ऑडिटरी कॉर्टेक्स से आ रही होती हैं, उनको रिसीव करती हैं। तो उस एरिया में उसकी बेज़ोलेटरल कॉम्प्लेक्स की अगर एक्टिवेशन हो जाती हैं तो जो एंजियस जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, एंजाइटी स्टार्ट हो जाती हैं। तो यही कहना था न्यूरो एनाटॉमिकल थ्योरी का। उसके बाद कुछ साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ भी हैं एंजाइटी के लिए, जिसमें फ्रॉइड की थ्योरी का बड़ा जो है वो किरदार है। फ्रॉइड जो कि फादर ऑफ साइकोलॉजी इनको कहा जाता था, तो इन्होंने एक थ्योरी पेश की थी एंजाइटी पे, एक नहीं बल्कि इन्होंने 3 थ्योरीज़ जो है वो पेश की थी, यानी 3 थ्योरीज़ पेश की थी पीरियोडिकली। सबसे पहले इनका एक थ्योरी था जो कि टॉक्सिक थ्योरी कहलाती थी। उसके बाद इन्होंने एक और थ्योरी पेश किया एंजाइटी के लिए जिसको रिप्रेशन थ्योरी कहा गया, और फिर फाइनली इन्होंने लास्ट में जाके एक और थ्योरी पेश किया एंजाइटी के लिए जिसे एंजाइटी एज ए सिग्नल थ्योरी जो है वो कहा जाता है। तो फिर बाद में इस तरह किया गया कि इनके ये जो 3 थ्योरीज़ हैं इनको एक ही थ्योरी का शक्ल वो दिया गया, क्योंकि सब एंजाइटी ही के लिए थी, और कहा गया कि इसका फ़ेज़ 1 टॉक्सिक थ्योरी है, फ़ेज़ 2 इसका रिप्रेशन थ्योरी है, और फ़ेज़ 3 इसका एंजाइटी इज़ अ सिग्नल थ्योरी है। तो इसका जो फर्स्ट फेज़ था फ्रॉइड की थ्योरी का, जिसमें इन्होंने कहा कि एंजाइटी जो है वो इसके अलावा साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ भी हैं एंजाइटी के लिए। उसमें फ़र्स्ट वन फ्रॉइड का जिक्र है। फ्रॉइड जो आप लोगों को पता है कि फादर ऑफ साइकोलॉजी इनको कहा जाता था। फ्रॉइड ने
एंजाइटी के लिए असल में 3 थ्योरीज़ जो है वो बताई थी। पहले उन्होंने एक थ्योरी का बताया जो कि टॉक्सिक थ्योरी के नाम से मशहूर हुई। फिर बाद में उन्होंने कहा कि एंजाइटी इज़ ए पार्ट ऑफ रिप्रेशन है, इस नेम से उन्होंने एक थ्योरी स्टार्ट की। फिर लास्ट में जाके उन्होंने कहा कि एंजाइटी एज ए सिग्नल थ्योरी। तो इस तरह 3 थ्योरीज़ इन्होंने बनाई थी एंजाइटी पे, लेकिन फिर देखा कि एंजाइटी पे ही 3 थ्योरीज़ है, तो इसीलिए इनको एक ही थ्योरी का शक्ल दिया गया। और जो फर्स्ट वन इसका थ्योरी था उसको कहा गया कि ये फ़ेज़ 1 है, और दूसरे थ्योरी को कहा गया कि फ़ेज़ 2 है, और लास्ट में जो इसकी थ्योरी आई थी जिसको कहा गया कि ये फ़ाइनल फ़ेज़ है एंजाइटी के थ्योरी का। तो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट फेज़ थी इसकी थ्योरी की, तो उसको टॉक्सिक थ्योरी कहा जाता है। उसमें इनका कहना था, फ्रॉइड का कहना था कि ये जो एंजाइटी होती हैं ये एकमुलेटेड टेंशन के ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से होती हैं। यानी इस अर्ली स्टेज में इन्होंने ये कंसीडर किया कि ये एंजाइटी जो है ये बहुत ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड है सेक्सुअलिटी से। इन्होंने इस बात को ये नहीं मानते थे कि एंजाइटी जो है वो हमारे थॉट से, हमारे आइडियाज़ से रिलेटेड है। इन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया था कि एंजाइटी जो है वो क्लोजली लिंक्ड है सेक्सुअलिटी के। इन्होंने डिफ़ाइन किया था कि जो सेक्सुअल एक्साइटेशन होती है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है जब, तो उसकी ट्रांसफॉर्म जब हो जाती है तो एंजाइटी जो है वो सामने आती है, एंजाइटी अपीयर होती है। यानी इनका कहना था कि सेक्सुअल टेंशन जो होती है, सेक्सुअल एक्साइटेशन जो होती हैं वो एंजाइटी की शक्ल में ट्रांसफॉर्म होकर हमें दिखाई देती हैं। इन्होंने ये आर्ग्यूमेंट पेश की इस थ्योरी के अंदर के जब कभी जो सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन की बात में ब्लॉकेज आ जाती है, ब्लॉकेज मीन्स के यानी ब्लॉकेज का मतलब इसमें यह है कि व्हेन एवर सेक्सुअल इंटरकोर्स इज़ एंड बिफोर इजैकुलेशन, तो उसकी वजह से इन्होंने कहा कि जो अनसेटिस्फाइड लिबाइडो होती है वो बिल्डअप होती हैं, और बिल्डअप हो के ये एक टॉक्सिक कैरेक्टर में चेंज होती है, और उस टॉक्सिक कैरेक्टर को इन्होंने एंजाइटी का नाम दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो सेकंड फेज़ थी इनकी थ्योरी के, फिर बाद में इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो फर्स्ट फेज़ था उसको इन्होंने कहा कि नहीं, वो फर्स्ट फेज़ वाला जो है वो ठीक नहीं है, बल्कि अभी जो मैं एंजाइटी को डिफ़ाइन कर रहा हूँ ये उसकी बेस्ट जो है वो डिफिनीशन है। इसमें इन्होंने कहा कि एंजाइटी इज़ ए पार्ट ऑफ रिप्रेशन। रिप्रेशन किसे कहते हैं? रिप्रेशन दबाव को कहते हैं। इन्होंने कहा कि एंजाइटी जो है वो हिस्सा है दबाव का, और दबाव भी इन ए सेंस ऑफ सेक्सुअलिटी। इन्होंने कहा कि एंजाइटी अराइजेस आउट ऑफ लिबाइडो बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रेशन, कि लिबाइडो के लिए अगर रिप्रेशन हो जाती है तो उसकी वजह से एंजाइटी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसमें इन्होंने जो रिप्रेशन की बात की थी तो वो सोशल रिप्रेशन की बात की थी। इनका ख़्याल ये था कि एंजाइटी जो है वो रिप्रेशन की वजह से बिल्डअप होती है, रिप्रेशन की वजह से एंजाइटी अपीयर होती है। इनका ये आइडिया था कि जो यानी इन्होंने एक्चुअली ये क्लेम्ड किया था कि जो हमारा जो प्रोसेस होता है बिकमिंग सोशल बीइंग्स, जो हम कोशिश करते हैं कि सोशल बीइंग बनने की, मुआशरे के जो हमारे नॉर्म्स होते हैं उनको फॉलो करने की जो हम कोशिश करते हैं, और हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो मुआशरे के उसूलों की वजह से, मुआशरे में एक अच्छा इंसान बनने की वजह से जो अनकॉन्शियस माइंड की जो अर्जेस होते हैं उनको सप्रेस करता है। मेनली सेक्सुअलिटी के अर्ज को अगर सप्रेस करता है, रिप्रेस करता है, तो उसके रिप्रेशन की वजह से एंजाइटी जो है वो स्टार्ट हो जाती है इंसान को। इनका ये कहना था। फिर जाके फाइनल फेज़ जो लास्ट में इन्होंने थ्योरी पेश की एंजाइटी पे, तो ये 1920s थी, लेट 1920s। उनमें जाके फ्रॉइड जो है उन्होंने एक न्यू और वेरी डिफरेंट थ्योरी ऑफ एंजाइटी पे बात की। इन्होंने कहा कि एंजाइटी जो है वो उनका कनेक्शन, अब इस बात को ये मान रहे थे कि एंजाइटी का कनेक्शन हमारे थॉट और हमारे आइडियाज़ से हैं, ना कि सेक्सुअलिटी से। इन्होंने ख़ुद कहा कि इससे पहले मैंने जो बातें की थी वो इतने जो है वो सही नहीं थे जितना मेरा ये लास्ट वाला जो थ्योरी है, फाइनल फेज़ है, ये सही है। इसमें इन्होंने ऑटोमेटिक एंजाइटी और सिग्नल एंजाइटी की बात की, इसीलिए इसको कहा जाता है, इस थ्योरी को, एंजाइटी एज ए सिग्नल थ्योरी, इस तरह इसको नाम दिया गया है। तो इसमें इन्होंने कहा कि एंजाइटी जो है वो दो किस्म की होती है, एक ऑटोमेटिक एंजाइटी और एक सिग्नल एंजाइटी। ऑटोमेटिक एंजाइटी के बारे में इन्होंने कहा कि ऑटोमेटिक एंजाइटी मींस के अगर कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशन आ जाए और हमें ट्रॉमेटिक सिचुएशन हिट करे आके, और उसके हिट करने की वजह से हम जो है, हमारा ईगो जो है वो अगर हेल्पलेस हो
और हेल्पलेस जब हमारा ईगो हो जाता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो है वो अनकंट्रोल हो जाता है, जिसकी वजह से एंजाइटी जो है वो अपीयर होती है। यानी कोई भी ट्रॉमेटिक सिचुएशन अगर हमें हिट करती है और हमारा ईगो हेल्पलेस हो जाता है, होपलेस हो जाता है, तो उसके हेल्पलेस और होपलेस होने की वजह से एंजाइटी अपीयर होती है। और दूसरी बात इन्होंने की सिग्नल एंजाइटी की, उसके बारे में इन्होंने कहा कि जो सिग्नल एंजाइटी होती है वो उस वक्त होती है जब कोई भी सिचुएशन आ रही हो और उस सिचुएशन की जो डेंजर्स हैं उनकी वार्निंग के तौर पे हमें एंजाइटी हो। सिचुएशन ने अभी तक हमें हिट ना किया हो, बल्कि वो ट्रॉमेटिक सिचुएशन आ रही हो, करीब हो, और हमें पहले से जो है वो एंजाइटी फील हो रही हो। तो ये जो एंजाइटी है ये इसलिए होती है ताकि हम कोई डिफेंसिव मेजर्स अपने लिए कर सकें, ताकि वो उसको हम अवॉइड करें उस थ्रेटिंग सिचुएशन को। तो ये कहलाती है सिग्नल एंजाइटी। यानी हमें पहले से सिग्नल देने के लिए किसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन की जो कि करीब है उसके सिग्नल देने के लिए हमें जो एंजाइटी होती है वो सिग्नल एंजाइटी कहलाती है। और दूसरी ये कि कोई वाक़या हो जाता है और होने के बाद हम जो एंजाइटी फील करते हैं तो वो ऑटोमेटिक एंजाइटी कहलाती है। इसके बाद लर्निंग थ्योरी को देख ले स्टूडेंट्स। एक और थ्योरी थी साइकोलॉजी के अंदर जो कि लर्निंग थ्योरी के नाम से मशहूर थी, एंजाइटी लर्निंग थ्योरी ऑफ एंजाइटी के नाम से। तो इसमें कहा जा रहा था कि कुछ एंजाइटी डिसऑर्डर्स जो है वो स्पेशली जिसमें फोबिया हो गया, ये स्पेसिफिकली सीखे जाते हैं, यानी कुछ लर्निंग मैकेनिज़्म के थ्रू सीखे जाते हैं। ख़ास करके स्पेसिफिकली यहाँ पे फोबिया का बताया था। मतलब ये कि लर्निंग थ्योरी ऑफ एंजाइटी ये सजेस्ट करती है कि कुछ एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ख़ास करके कुछ स्पेसिफिक फोबियाज़ जो होते हैं वो ख़ास किस्म के लर्निंग मैकेनिज़्म के थ्रू डेवलप होती हैं। और उन लर्निंग मैकेनिज़्म का एग्जाम्पल देते हुए कहा गया था कि जैसा कि क्लासिकल कंडीशनिंग हो गया या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग हो गया, तो इनके थ्रू एंजाइटी जो है, कुछ टाइप्स ऑफ एंजाइटी, कुछ एंजाइटी डिसऑर्डर्स सीखे जाते हैं। एक इंसान सीखता है तो कैसे सीखता है, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ क्लासिकल कंडीशनिंग की। कि फॉर एग्जांपल आप में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डॉग से नहीं डरते, बिल्कुल आपको डॉग को देख के उनसे बिल्कुल भी आपको डर नहीं लगता, जो कि आपके लिए एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, बिल्कुल भी आपको उनसे डर नहीं लगता। लेकिन अगर आप इस तरह कर लें, कुछ ऐसी चीज़ जिससे आपको डर लगती हैं उसको एसोसिएट करें इन डॉग के साथ, जैसे कि टाइगर्स को देख के आपको फियर रिस्पॉन्स आता है ना, आप समझते हो, टाइगर्स को जब देखते हो तो आपको बाइट का वो तस्वुर आता है जहन में कि ये बाइट करते हैं, हमें जो है वो बाइट करेंगे। तो इसको अगर आप इस डॉग के साथ बार बार एसोसिएट करते हो तो यहाँ पे जो टाइगर की बाइटिंग का आपको जो खौफ होता है वो तो अनकंडीशन्ड स्टिमुलस है, और जो हमारे साथ डॉग है यहाँ पे ये न्यूट्रल स्टिमुलस है, आपको डॉग से डर नहीं लगता, न्यूट्रल स्टिमुलस है। और जो आपको टाइगर से डर लगता है तो वो आपके लिए अनकंडीशन्ड स्टिमुलस है, आपको पहले से टाइगर से डर था। आप देखिए, अगर आप एसोसिएशन करते हो बार बार डॉगी के साथ, टाइगर को एसोसिएट करके आपको दिखाया जाता है बार बार, एक दफ़ा जब आपकी एसोसिएशन हो जाती है तो अब ये डॉग जो है आपके लिए एक कंडीशन्ड स्टिमुलस बन जाता है। अब आप क्या करेंगे, डॉग को देखेंगे तो आपको फ़ियर होगा, और फियर किस तरह होगा, फियर उस जिस तरह आपको टाइगर से डर लगता था उसी तरह आपको इस डॉगी से भी अब डर लगना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जो है किसी पे क्लासिकल कंडीशनिंग कर रही हूँ तो मैं उसको बिठा के, कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, उसको बिठा के बार बार जो है डॉगी के साथ उसको ऐसे वीडियोज़ दिखाऊँ जिसमें जो टाइगर्स होते हैं वो बाइट करते हैं, और डॉगी के भी मैं इस तरह मुँह खोला हुआ पिक्चर दिखा दूँ, बार बार इस तरह करूँ, बार बार एसोसिएशन करूँ, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि डॉगी को देख के ही वो जो टाइगर की बाइटिंग वाली फ़ीचर है वो इस इंसान के जहन में आ जाएगी और ये डॉगी से भी डरने लगेगा। तो ये डॉगी से इस तरह अगर इसको फियर रिस्पॉन्स आती है तो ये फियर रिस्पॉन्स जो है इसकी कंसीक्वेंटली फोबिया में डेवलप हो सकती हैं। तो यही एग्जांपल है क्लासिकल कंडीशनिंग की, क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू भी एंजाइटीज़ लाइक फोबिया जो है वो डेवलप होते हैं। इसके अलावा ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है उसकी मैं आप लोगों को एग्जांपल देती चलूँ कि अगर एक इंसान जो है उसको डॉग से फियर है, वो अगर डॉग को देख के डरता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि डॉग से वो बहुत ज़्यादा डरते हैं,
तो फिर वो क्या करते हैं, जब कोई बंदा डॉग से डरता है तो फिर वो उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोग डॉगीज़ से डरते हो तो आप लोग क्या करते हो, जब रास्ते में आपको वो डॉग चलते हुए नज़र आते हैं तो आप अपना रास्ता चेंज कर लेते हो। अगर रोड के एक साइड पे आप चलते हो और उसमें डॉगी आपके सामने आ रहा होता है तो आप जल्दी से रोड क्रॉस करके दूसरे साइड पे निकल जाते हो, यानी उसको आप अवॉइड करते हो। और ये ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या की जाती है, रीइंफोर्समेंट के थ्रू जिस चीज़ से आपको जो है सेटिस्फेक्शन होती है, आपको खुशी हासिल होती है, उसको आप मज़ीद जो है वो बढ़ाते हो। तो यहाँ पे डॉगी से आपको डर लगता है तो आप जो है उससे बच के खुश हो जाते हो, आपको सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि डॉगी तो दूसरे साइड में है, अपने रोड के दूसरे साइड में हूँ, मैं उससे बच गया। इस तरह जब आप बार बार करते हो तो इससे क्या होता है, आपका जो माइंड सेट है डॉगी से डरने का वो मज़ीद जो है मजबूत होता जाता है और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको इनसे फ़ोबिया होगा, डॉग से फ़ोबिया होगा, डॉग को देख के आपको जो है वो बहुत ही ज़्यादा डर लगेगा। इसके बरअक्स अगर आप इस तरह करते हो कि जो उससे जाके डॉगी के जिस साइड पे डॉगी आ रहा है उसी साइड पे जाते हो, उसको बार बार आप एक्सपोज हो जाते हो, उसके करीब से निकलते हो, बार बार करीब से निकलते हो, तो फिर आपका ये डर जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो उसकी वजह से भी एंजाइटी डिसऑर्डर्स लाइक फोबियाज जो है वो डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा कोग्निटिव थ्योरी जो है एंजाइटी की, तो उसका कहना था कि जब भी एक इंसान की कोई लर्निंग एक्सपीरियंस हो जाती है तो उसके जहन में उसकी कोग्निटिव एबिलिटी जो है वहाँ पे डेंजर स्कीमास जो है वो बन जाते हैं। और जब डेंजर स्कीमास बन जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देती चलूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो किसी ऐसे जगह गए हो और फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप लोगों को याद है स्टूडेंट्स के कुछ वक्त पहले ऐसा हुआ था कि लोग मरी जा रहे थे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी और बर्फ़ पड़ने की वजह से कितने लोगों की वहाँ पे डेथ हुई थी। वो लोग फंस गए थे, उनके पास खुराक वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गए थे और बहुत सारे लोग जो है वो मर गए थे उस टाइम। वो जब जा रहे थे मरी तो उनका तो ये बिल्कुल भी ख्याल नहीं था कि वहाँ पे हमारी मौत होगी, हमारी डेथ होगी। लेकिन जब वहाँ पे गए तो सिचुएशन ऐसी बनी कि उनकी वहाँ पे डेथ काज हुई। तो ये जब वहाँ पे गए तो जाने के बाद वहाँ पे वो जो सिचुएशन थी, फॉर एग्ज़ाम्पल एक गाड़ी थी, उस गाड़ी में जो है 5-6 फ्रेंड्स जो है वो चले गए थे उस टाइम मरी। और मरी में जब गए तो उसमें वहाँ पे उनके साथ जो फ्रेंड्स थे उन फ्रेंड्स में से 4 जो है वो उनकी डेथ काज हो गई वहाँ के सिचुएशन की वजह से। ये लेकिन ये 2 जो है इनको किसी तरीके से बचाया गया और ये बच गए। तो वो जो वहाँ की सिचुएशन थी वो उनकी लर्निंग एक्सपीरियंस हो गई और उस लर्निंग एक्सपीरियंस की वजह से अब उनके जहन में क्या बना, डेंजर स्कीमास बन गए। उनकी कॉग्निशन में, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी ने डेंजर स्कीमास बना दिए। अब अगर कभी भी उनके सामने कोई क्रिटिकल इंसिडेंस होगी, मरी की बात होगी, वहाँ जाने की बात होगी, तो फिर उनके जहन में जो स्कीमास बने हुए थे उस वक्त उस लर्निंग एक्सपीरियंस की वजह से, उनके फ्रेंड्स के डेथ की वजह से और वो जो मरते मरते बचे थे उस सिचुएशन की वजह से, तो वो अब एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो नेगेटिव थॉट्स जो है मरी से रिलेटेड उनके जहन में स्टार्ट हो जाते हैं। जब नेगेटिव थॉट्स स्टार्ट हो जाते हैं तो एंजाइटी के सिम्टम्स उनको स्टार्ट होते हैं। उनको बहुत ज़्यादा जो है बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस फिर वो शो करते हैं उस एंजाइटी के सिम्टम्स की वजह से। वो मरी का सोच के, चाहे मरी में उनको जितना भी फ़ायदा हो, लेकिन वो मरी का सोच के डर जाएंगे। वो वहाँ जाने को जो है वो बहुत ज़्यादा वो इनकार करेंगे, वहाँ पे जाने को बहुत ज़्यादा इनकार करेंगे। अगर उनकी बहुत ही कोई मजबूरी हुई तो जाएंगे, इसके अलावा वहाँ जाना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे क्योंकि उनके कॉग्निशन में डेंजर स्कीमास बन गए हैं इससे रिलेटेड। और इनकी बेसिस क्या होती हैं, कॉग्निटिव बेसिस इनकी होती हैं। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को हेल्थ फील्ड से रिलेटेड दे दूँ कि बहुत से क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि अगर वो थोड़ा सा भी नर्वसनेस वो फील करते हैं तो उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी में ये होती है, उनका जहन जो है वो क्या करता है, अगर वो थोड़े से भी नर्वसनेस उनको फील हुई, थोड़े से भी वो डिसअपॉइंट हो गए, तो उनके जहन, उनकी कॉग्निशन जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो रश कर जाती हैं। नेगेटिव कॉग्निशन जो है वो रश कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि अगर एक पेशेंट जो है
वो ये सोच रहा है कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मुझ पे दवाओं का असर नहीं हो रहा, मैंने इतनी दवाएं खा ली लेकिन ये मुझ पे असर नहीं कर रहे हैं, मैं तो हमेशा फ़ेल हो जाता हूँ किसी भी काम में। तो जब वो ये कहती है या कहता है कि मैं फ़ेल हो जाता हूँ, तो फिर उसके जहन में एक और उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी में ये ख्याल पैदा होती है कि मैं तो जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हूँ, मेरा तो किसी चीज़ पे काबू ही नहीं है। तो फिर उसके बाद एकदम से एक और नेगेटिव थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है कि मैं तो अपनी लाइफ पे ही काबू नहीं कर सकता, मुझे तो जीने का कोई हक भी नहीं है। इस तरह की थिंकिंग जो है वो उनकी कॉग्निशन से जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये कहलाती है कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ एंजाइटी। अच्छा स्टूडेंट्स, कल्चरल कंसिड्रेशन, अब इसमें बात आ जाती है कल्चरल कंसिड्रेशन की। तो ये जितने भी एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, तो सबसे कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स है, जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं तो उसमें सबसे कॉमन जो होते हैं वो एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, जो कि जो भी लोग नेगेटिव इमोशनल एक्सपीरियंस उनका हो जाता है तो उनको एंजाइटी डिसऑर्डर्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो इनके मोस्ट कॉमन होने की वजह से इन पे बहुत ज़्यादा स्टडीज़ किया गया और उन स्टडीज़ से ये शो हुआ कि लोगों में डिफरेंसेस है, लोग डिफरेंटली एंजाइटी डिसऑर्डर्स को परसीव और उनकी जो परसेप्शन और उनके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स के लिए, तो वो लोगों में अलग अलग है। तो इससे ये पता चला कि कल्चरल डिफरेंसेस जो है वो होती हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स में। एंजाइटी डिसऑर्डर्स में कल्चरल कंसिड्रेशन, कल्चरल डिफरेंसेस जो है वो होती हैं। तो रिसर्च की गई थी इस पे यूएस के अंदर। यूएस चूँकि एक मल्टी कल्चरल कंट्री है तो इसीलिए ये समझा गया कि यहाँ पे जो स्टडी है, यहाँ पे जो रिसर्च है, ये सबसे बेहतर होगा। तो जब रिसर्च हो गई तो उससे ये पता चला कि जो एशियन अमेरिकन्स हैं तो उनमें ये बात तस्दीक हुई कि जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स हैं, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर्स के, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर्स के, पैनिक डिसऑर्डर्स के, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर्स के, तो उनमें इतने ज़्यादा ये नहीं पाए जाते एज़ कम्पेयर टू वहाँ पे रहने वाले जो दूसरे ग्रुप्स हैं। जैसे कि वाइट अमेरिकन्स को देखा गया तो वाइट अमेरिकन्स में जो सिम्टम्स है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर्स के, तो ये ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू एशियन अमेरिकन्स और एज़ कम्पेयर टू ब्लैक अमेरिकन्स, जो अफ्रीकन अमेरिकन्स होते हैं, अफ्रीकन अमेरिकन्स, तो उनमें भी जो है वो कम थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी जितने कि वाइट अमेरिकन्स में थी। और एशियन अमेरिकन्स जो है उनको भी देखा गया कि उनमें इतने ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स जितना जो है वो दूसरे वहाँ के ग्रुप्स में पाए जाते हैं। तो ये जो डेटा मिला रिसर्च से, तो इस डेटा ने ये शो किया कि जो कल्चर है उसका एक स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन होता है एंजाइटी डिसऑर्डर्स में। इसकी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती चलूँ स्टूडेंट्स, कल्चरल शॉक का। कल्चरल शॉक तो आप लोगों ने सुना होगा। कल्चरल शॉक कहते हैं कि एक इंसान जब अपने कल्चर से दूर हो जाता है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अपने कंट्री को छोड़ के किसी और कंट्री में चला जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वो बिल्कुल अनसर्टिनिटी फील करता है, कन्फ्यूजन फील करता है, एंजाइटी फील करता है। वहाँ की जो न्यू कंट्री होती है उसके सिचुएशंस के साथ वो एडजस्ट नहीं हो पाता। वो सोचता है कि यहाँ के जो वर्क प्लेस के नॉर्म्स हैं तो उनको मैं किस तरीके से मैं समझूंगा, यहाँ की कम्युनिकेशन जो है उसमें उसको डिफ़िकल्टी पेश आती है, वहाँ पे जो न्यू फूड्स वगैरह होते हैं उनको कंज्यूम करने में इसको स्ट्रगल करनी पड़ती हैं। तो उसका जब कल्चर चेंज हो जाता है तो उसकी एंजाइटी लेवल पे, उसकी जो परसेप्शन है एंजाइटी की रिस्पॉन्स है तो उसमें चेंजेस आ जाती हैं। वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी फ़ील करता है और कुछ लोग इस एंजाइटी की वजह से इसको ओवरकम नहीं कर पाते और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कुछ लोग जो है वो इसको ओवरकम करके उस कल्चर के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए ये एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रही हूँ कि कल्चर का एक कंट्रीब्यूशन होता है एंजाइटी में। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देख लें एंजाइटी डिसऑर्डर्स के प्रिवेलेंस क्या है, इनके केसेस क्या हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ साइकियाट्रिक डिसऑर्डर इन द यूएसए में कह सकते हैं कि सबसे मोस्ट कॉमन साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स जो है वो एंजाइटी डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं, अफेक्टिंग 13.3% ऑफ अमेरिकन्स एजेस 18 to 54 ईयर्स ओल्ड। 18 से 54 ईयर्स के उम्र के जो लोग होते हैं तो उनमें 13.3% जो है लोग एंजाइटी डिसऑर्डर्स से अफेक्ट हो जाते हैं। प्रोड्यूस कंसिडरेबल फंक्शनल इम्पेयरमेंट एंड डिस्ट्रेस। इसकी वजह से क्या होता है, एक कंसिडरेबल फंक्शनल इम्पेयरमेंट हो जाती है और इंसान डिस्ट्रेस में चला जाता है। कोमोर्बिडिटीज़,
कोमॉर्बिडिटीज़ में मेजर डिप्रेशन हो सकती है या फिर सब्सटेंस एब्यूज़ हो सकती हैं। तो ये आप लोगों के लिए समझना ज़रूरी है स्टूडेंट्स। आगे जाके हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये जो डिप्रेशन है और सब्सटेंस एब्यूज़ है, ये भी मेजर टॉपिक्स है आप लोगों के कोर्स के। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि वहाँ पे डिप्रेशन के साथ किस तरीके से और सब्सटेंस एब्यूज़ के साथ किस तरीके से कोमॉर्बिड हो जाते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स। तो वहाँ पे हम डिटेल से पढ़ेंगे। बस यहाँ पे आप लोग इतना समझे कि मेजर डिप्रेशन और जो सब्सटेंस एब्यूज़ है वो कोमॉर्बिड हो जाते हैं अक्सर एंजाइटी डिसऑर्डर्स के साथ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब पैनिक डिसऑर्डर्स हैं। पैनिक डिसऑर्डर्स अगर हम टाइप्स की बात कर लें, एंजाइटी डिसऑर्डर्स की अगर हम टाइप्स की बात कर लें, तो उसमें फर्स्ट वन जो है वो पैनिक डिसऑर्डर्स की बात है। पैनिक डिसऑर्डर्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स? पैनिक अटैक, एक होता है पैनिक अटैक और एक होता है पैनिक डिसऑर्डर्स। तो इनमें फ़र्क होता है। जिस तरह एंजाइटी और एंजाइटी डिसऑर्डर्स में फ़र्क होता है, इसी तरह पैनिक अटैक और पैनिक डिसऑर्डर्स में फ़र्क होता है। पैनिक अटैक क्या होती हैं? जब आपको इंटेंस फीलिंग होती है फियर की, या फिर आपको एक टेरर की, आपको एक दहशत की फ़ील होती है, आपको खौफ होती है, और ये खौफ जो है सडनली और इंटरमिटेंटली यानी वक्फे से सडनली विदाउट वार्निंग अगर आप पे अटैक कर देती हैं, तो ये पैनिक अटैक कहलाती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि पैनिक अटैक जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको इंटेंस फीलिंग ऑफ फियर होती है और ये सडनली और इंटरमिटेंटली स्टार्ट होती है विदाउट वार्निंग। तो ये पैनिक अटैक कहलाती हैं। इसमें जिस बंदे को पैनिक अटैक जो है वो एक्सपीरियंस होती है, तो वो किसी चीज़ को, इस अटैक को, ये अटैक कब हुआ, कब ये अटैक होगा और कैसे होगा, इसको वो डिटरमिन नहीं कर सकता। उसको नहीं पता होता है कि ये अटैक जो है मुझ पर कब होगा और कैसे जो है ये जो है ख़त्म होगा और कब दोबारा होगा, इस चीज़ का उसको नहीं पता होता। जब ये पर्सन जो है इस स्टिमुलस को, इस पैनिक अटैक के लिए कोई स्टिमुलस जो है इसके साथ वो एसोसिएट नहीं कर पाता है, उसको ये पता नहीं होता कि किस वजह से मुझे ये अटैक हुआ, तो तब इस पैनिक अटैक को हम कहते हैं अनक्यूट पैनिक अटैक। और जब वो बंदा किसी स्टिमुलस को इसके साथ एसोसिएट कर लेता है कि हाँ, मुझे इस आइडेंटिफाइड ट्रिगर की वजह से ये अटैक स्टार्ट हुई, मुझे इस वजह से, इस सिचुएशन की वजह से ये अटैक स्टार्ट हुई, तो फिर वो क्यूट पैनिक अटैक कहलाती हैं। ये बात आप याद रखें स्टूडेंट्स। मैं दोबारा आप लोगों को बता रही हूँ, ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है, अहम है। आप लोगों के स्लाइड्स में ये बात मौजूद नहीं है कि पैनिक अटैक जो है वो दो किस्म की होती हैं। एक तो वो पैनिक अटैक के जिसमें आपको सिचुएशन का, स्टिमुलस का पता होता है कि इस स्टिमुलस की वजह से मुझे पैनिक अटैक हुई। फॉर एग्जांपल, आप किसी जगह खड़े थे और आपको कोई बहुत ज़्यादा बुरी ख़बर जो है आके सुनाई गई, और उस बुरी ख़बर सुनाने की वजह से आपको एकदम से पैनिक अटैक हुआ, तो वो कहलाएगी क्यूट पैनिक अटैक कि उसमें स्टिमुलस का आपको पता है। लेकिन एक ऐसा है कि आप सो रहे थे, बिल्कुल आराम कर रहे थे या बैठे थे, और एकदम से आपको वैसे ही बिला वजह जो है वो पैनिक अटैक हो जाती है। तो ये जो बिला वजह पैनिक अटैक है, ये क्यूट पैनिक अटैक कहलाती हैं। ये पैनिक अटैक होती हैं। अब देख ले पैनिक डिसऑर्डर्स को। पैनिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? तो पैनिक डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स के जिसमें आपको रिकरेंट और अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स हो, रिकरेंट हो, बार बार हो। एक बंदा जो है वो जो है एक अटैक चला गया, दूसरा अटैक, फिर दूसरा अटैक जो है वो चला गया, कुछ वक्त बाद फिर दोबारा अटैक, फिर दोबारा अटैक, और अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, एकदम से आपको अटैक आ जाती हैं। और उसकी जो फ्रिक्वेंसी और सीवियरिटी होती है, तो ये वेरी करती हैं अटैक टू अटैक। इसमें जो है पीपल टू पीपल और अटैक टू अटैक, एक अटैक और दूसरे अटैक में उसकी फ्रिक्वेंसी, उसकी सीवियरिटी जो है वो मुख्तलिफ होती हैं। कुछ लोग जो है वो इस एबल होते हैं कि वो इस बात को बता सके कि ये पैनिक जो है, ये अटैक जो है वो किसी सिचुएशन से रिलेटेड है, लेकिन कुछ लोग जो है इस एबल नहीं होते, वो बिल्कुल भी उसका कोई उनको ख़बर ही नहीं होता कि ये पैनिक अटैक जो है वो किस वजह से हुई है। और दूसरी बात यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये जो पैनिक अटैक आती हैं, पैनिक डिसऑर्डर वाली जो पैनिक अटैक्स होते हैं रिकरेंट और बार बार जब ये आ जाते हैं पैनिक अटैक्स, तो ये डिसऑर्डर का शक्ल पर इख्तियार करती हैं। तो इस दौरान ऐसा होता है कि कुछ, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जिस सिचुएशन की वजह से उनको पैनिक अटैक आई है, तो उस सिचुएशन को थोड़ा बहुत ख़ुद को एक्सपोज कर सकते हैं। वो थोड़ा बहुत ख़ुद को, पैनिक अटैक हो रही होती है लेकिन एक्सपोज थोड़ा बहुत कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं
जो कि जिस सिचुएशन की वजह से उनको अगर पैनिक अटैक आई तो इस सिचुएशन को बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी उसको फिर वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये जो पैनिक डिसऑर्डर्स होती हैं उनकी अगर इंटेंसिटी हाई होती है और अगर उनकी ट्रीटमेंट ना की जाए वक्त पे, तो इससे क्या होता है कि उन लोगों की जो फंक्शनल कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ होती है। फिर उसके जो सोशल रोल्स हैं वो भी सही तरीके से वो नहीं फिर पूरा कर सकता अपने सोशल रोल। और इसके कुछ मेन साइन सिम्टम्स होते हैं जो पैनिक डिसऑर्डर होती हैं, पैनिक डिसऑर्डर्स उसके कुछ मेन साइन सिम्टम्स जो आपने याद रखने होंगे। इस दौरान क्या होता है कि उनकी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो एक्टिवेट हो चुकी होती है। इस वजह से हार्ट बीट उनका रैपिड होता है, पाउंडिंग हार्ट बीट होता है। उनकी जो प्रिस्पायरेशन है, जो पसीने आ रहे होते हैं वो ज़्यादा पसीने उनको निकलते हैं। उनको टिंगलिंग सी, नमनेस सी फील होती हैं, हैंड्स में नौजिया होता है, साथ में चेस्ट पेन भी होती है उनको। वो सफोकेटेड फील करते हैं, ऐसा उनको लगता है कि दम घुट रहा हो उनका। और उनको आउट ऑफ कंट्रोल होने का फ़ियर होता है और उनको कुछ इस किस्म का फ़ियर होता है जैसे उनको कोई हार्ट अटैक हो रही हो या फिर वो मर रहे हो, इस तरह फीलिंग उनको होती है। और साथ में उनको एगोराफोबिया भी होता है। एगोराफोबिया जो है वो पैनिक डिसऑर्डर्स के साथ कॉमन होती है। एगोराफोबिया कहते हैं स्टूडेंट्स के एगोरा जो है वो एगोरा मीन्स एक ग्रीक ज़बान का ये लफ्ज़ है। एगोरा मीन्स प्लेस और फोबिया मीन्स फ़ियर। तो जगह से उनको डर लगती है, उनको ये फ़ियर होती है कि किसी प्लेस को लेके या फिर किसी सिचुएशन को लेके उनको ये फ़ियर होती है कि मैं एक ऐसी सिचुएशन में कहीं ना पड़ जाऊँ कि उससे स्केप होना जो है वो पॉसिबल ना हो मेरे लिए, उसमें मैं बिल्कुल जो है हेल्पलेस हो, हेल्प वहाँ पे अवेलेबल ही ना हो, ऐसे सिचुएशन में जाने का उनको खौफ होता है। तो वो एगोराफोबिया कहलाता है। तो एगोराफोबिया जो है वो पैनिक डिसऑर्डर्स के साथ कॉमन होती हैं। लिखा है आप लोगों के स्लाइड्स में कि पैनिक डिसऑर्डर्स पीडी असेसमेंट इसकी जब की जाए तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट पैनिक अटैक ऑनसेट ऑफ विच आर अनप्रेडिक्टेबल। देखिए ये पैनिक डिसऑर्डर की आप लोगों को डिफिनीशन बता रही है। पैनिक अटैक का मैंने आप लोगों को समझा दिया है। पैनिक डिसऑर्डर्स एक ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें पैनिक अटैक जो है वो रिकरेंट होती हैं और अनप्रेडिक्टेबल होती है। आप पहले से ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अनएक्सपेक्टेड होती हैं, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको अटैक आ रही है। मैनिफेस्टेड बाय इंटेंस एप्रीहेंशन, आप इसको देखेंगे उस टाइम जब पैनिक अटैक हो रही हो पैनिक डिसऑर्डर वाले पर्सन को, तो वो एक इंटेंस, एक बहुत ही शदीद एप्रीहेंशन के कंडीशन में होगा। उसको ख़दशा होगा, फ़ियर होगी, उसको खौफ होगी, उसको फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम एंड इंटेंस फिजिकल डिस्कम्फर्ट, इंटेंस फिजिकल डिस्कम्फर्ट में होगा। और उसको इम्पेंडिंग डूम, उसको ये फील हो रही होगी कि कोई जो है तबाही होने वाली है। डूम कहते हैं तबाही को, अजाब को कहते हैं कि कोई अजाब आने वाली है, कोई तबाही जो है वो होने वाली है, इस तरह उसको फील होती है। पैनिक अटैक के दौरान पैनिक अटैक के करैक्टरिस्टिक क्या होते हैं? जब पैनिक अटैक एक पैनिक डिसऑर्डर वाले बंदे को आ रही होती हैं तो उस टाइम वो फ्लाइट एंड फाइट सिम्टम्स उसको होते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाती हैं। तो इस वजह से हार्ट उनका जो है वो ज़्यादा हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाते हैं, चेस्ट पेन होता है, डिजीनेस, उनको चक्कर आती हैं, नोज़िया होता है, चॉकिंग सेंसेशन उनको होती है, यानी उसको घुटन का एहसास होता है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, नमनेस होती है, हाथों में टिंगलिंग फील होती है। टिंगलिंग मीन्स के एक ऐसी फीलिंग कि जिसमें कोई शार्प चीज़ें जो है आपके बॉडी में वो पुट कर रहे हो, इस तरह की फीलिंग को हम कहते हैं कि टिंगलिंग फीलिंग। और ट्रिम्बलिंग होती है, बॉडी उसका कांप रहा होता है, हाथ काम रहे होते हैं, और डायफोरेसिस होती हैं, पसीने आते हैं बहुत। फीलिंग ऑफ हार्ट अटैक, फीलिंग ऑफ गोइंग क्रेजी, उसको इस तरह लगता है कि जैसे जो है वो पागलपन उस पर तारी हो रही हो। फियर ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल, डिक्रीज परसेप्चुअल एबिलिटीज़, डिक्रीज कॉग्निटिव एबिलिटीज़, उसके परसेप्चुअल एबिलिटीज़ यानी उसमें जो सेंसिंग की एबिलिटी होती हैं वो भी उसको डिक्रीज़ हो जाती हैं, सही तरीके से सेंस नहीं कर सकता। और जो कॉग्निटिव एबिलिटी, जो समझने की उसमें एबिलिटी होती है वो भी डिक्रीज़ हो जाती हैं। पैनिक डिसऑर्डर विद
एगोराफोबिया, मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें एगोराफोबिया भी होता है अक्सर। तो वो पैनिक डिसऑर्डर जिसमें एगोराफोबिया होता है उसमें बंदा किस तरह फील करता है, तो लिखा है कैरेक्टराइज बाय सेम सिम्टम्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर में जिस तरह सिम्टम्स होती हैं उसी तरह सेम सिम्टम्स इसमें भी होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ इन एडिशन उसके साथ साथ अफेक्टेड पर्सन एक्सपीरियंसेस ए फियर ऑफ बीइंग इन प्लेसेस आर सिचुएशन फ्रॉम विच एस्केप माइट बी डिफिकल्ट आर इन विच हेल्प माइट नॉट बी अवेलेबल इन द इवेंट ऑफ ए पैनिक अटैक। जब पैनिक अटैक उसको हो जाती हैं तो उसको साथ में ये एहसास भी होता है एगोराफोबिया के अंदर कि वो एक ऐसी जगह में एक ऐसी सिचुएशन में है कि जिससे एस्केप करना जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अब इसमें कोई भी हेल्प अवेलेबल नहीं है, उसको इससे छुटकारा हासिल कभी नहीं हो सकता, इस तरह उसको फीलिंग होती है। तो ऐसी पैनिक डिसऑर्डर जिसमें ये फीलिंग होती है तो इसको हम कहते हैं पैनिक डिसऑर्डर विद एगोराफोबिया। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, GAD जिन्हें कहते हैं। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स? Characterized by chronic, unrealistic and excessive anxiety and worry lasting at least 6 months। ये भी एंजाइटी ही की एक टाइप है। इसमें क्या होता है, ये क्रॉनिक लेवल होती हैं, क्रॉनिकली और अनरियलिस्टिक, बिल्कुल जो है गैर यकीनी तौर पर एक्सेसिव एंजाइटी होती हैं, और उनका जो डर होता है वो 6 महीनों से भी जो है वो ज़्यादा होता है, एटलीस्ट 6 महीनों तक होता है। तो एंजाइटी लेवल एक अनरियलिस्टिक, एक क्रॉनिक, एक एक्सेसिव एंजाइटी लेवल एटलीस्ट 6 मंथ के लिए अगर हो तो हम उसको फिर जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें बंदा रेस्टलेस फील करता है, फटीग फील करता है, डिफ़िकल्ट कंसंट्रेटिंग, उसकी कंसंट्रेशन किसी भी चीज़ पे नहीं होती, इरिटेबिलिटी उसको होती है, मसल टेंशन, उसके मसल में एक रिजिडिटी सी होती है, ख़ुद को वो रिजिड करके रखता है, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस भी साथ में उसको होती है। पैनिक एंड जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। अब पैनिक और जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर की नर्सिंग डायग्नोसिस अगर आप लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे? आप लिखेंगे कि पैनिक लेवल ऑफ एंजाइटी रिलेटेड टू रियल और परस्यूड थ्रेट टू बायोलॉजिकल इंटीग्रिटी और सेल्फ कॉन्सेप्ट। पैनिक लेवल है एंजाइटी की और उसमें बंदा जो है उसको परस्यूड थ्रेट है या रियल कोई थ्रेट है या परस्यूड थ्रेट है कि उसके बायोलॉजिकल इंटीग्रिटी को या उसकी सेल्फ कॉन्सेप्ट को, तो इस वजह से पैनिक लेवल ऑफ एंजाइटी है, इस तरह लिख सकते हैं। या फिर लिखेंगे पावरलेसनेस रिलेटेड टू इम्पेयर्ड कॉग्निशन, कॉग्निशन इम्पेयर्ड हो गई है बंदे की, इस वजह से पावरलेस खुद को वो फील कर रहा है। पैनिक डिसऑर्डर्स और जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर्स के आउटकम्स क्या होते हैं? तो आउटकम में ये है कि द क्लाइंट इज़ एबल टू रिकॉग्नाइज साइंस ऑफ एंजाइटी एंड इंटरवीन टू प्रिवेंट पैनिक लेवल। ये ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसमें वो इंसान ख़ुद जो है रिकॉग्नाइज़ करता है कि अपने साइन ऑफ एंजाइटी को, कि मुझे एंजाइटी हो रही है, और वो इंटरवेंशन भी करता है। उसको अगर आप समझा दे, काउंसिल करें तो वो मान जाता है और इस पैनिक लेवल को प्रिवेंट करने की कोशिश करता है। यूजेस कोपिंग मैकेनिज्म टू प्रिवेंट पैनिक एंजाइटी। पैनिक एंजाइटी, जो एंजाइटी तो खुद उसको है, लेकिन पैनिक एंजाइटी को प्रिवेंट करने के लिए वो कोपिंग मैकेनिज्म यूज़ करता है। जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो जो कोपिंग मैकेनिज्म उसको सिखाई गई है वो यूज़ करता है। वर्बलाइज एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ सिचुएशन ओवर विच ही और शी हैज़ नो कंट्रोल। और अपने लाइफ सिचुएशन के बारे में भी वो बताता है कि मेरे ऐसे लाइफ सिचुएशंस हैं, और वो सिचुएशंस का वो बताता है कि ये सिचुएशंस हैं जिसमें मुझे कंट्रोल नहीं है। तो ये बताने का मकसद ये है कि ये इसकी सीवियरिटी को शो कर रहा है कि ये पैनिक और जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स किस हद तक सीवियर हो सकते हैं। पैनिक एंड जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन। अब इसके लिए हम प्लानिंग क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन क्या करेंगे? फॉर सीवियर और पैनिक एंजाइटी लेवल, स्टे विद द क्लाइंट एंड प्रोवाइड सपोर्ट। हमने उसके साथ रहना है एज ए नर्स और सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। एनवायरमेंटल स्टिमुलाइज जिनकी वजह से उनको एंजाइटी होती है, उन सिचुएशंस को हम दूर करने की कोशिश करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे। कीप डिमांड्स टू मिनिमम, हम इतना ज़्यादा डिमांड नहीं करेंगे उनसे, अपने डिमांड को हम मिनिमम रखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके उनको वक्त के साथ साथ ठीक करवाने की कोशिश करेंगे। इनकरेज फिज़िकल एक्टिविटी लाइक वॉकिंग। फिज़िकल एक्टिविटी, जैसे कि फ़िज़िकल एक्टिविटी में भी उनसे इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ वॉकिंग जो है उसको हम इंकरेज करेंगे कि वॉकिंग करें। एडमिनिस्टर मेडिकेशन इन टाइमली मैनर, टाइम के साथ साथ टाइम पे हम उनको मेडिसिन देंगे। असिस्ट इन रिलैक्सेशन ब्रीथिंग टेक्निक्स, जो रिलैक्सेशन ब्रीथिंग टेक्निक होती हैं उसमें उनकी मदद करेंगे, उनको सिखाएंगे। टीच टू लिमिट निकोटीन कैफ़ीन, अगर कैफ़ीन और निकोटीन यूज़ कर रहा हो तो हम सिखाएंगे कि उनको थोड़ा लिमिट करें। प्रोमोट स्लीप विद कंफर्ट मेजर्स, कुछ कंफर्ट मेजर्स हम यूज़ करेंगे और स्लीप जो है उसको प्रमोट करने की कोशिश करेंगे।
अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये काफ़ी है आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए। काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने आप लोगों को समझा दी हैं। जो भी बातें मैंने स्लाइड से एक्स्ट्रा की हैं तो उनको अपने साथ नोट कर ले ताकि वो आप लोगों के काम आए, क्योंकि आप लोगों का मेंटल हेल्थ का जो पेपर होगा वो एक्सट्रीमली कंसेप्चुअल होगा। तो जो कंसेप्चुअल पेपर बनेगी तो उसको सोल्व करने के लिए सिर्फ स्लाइड से आप लोगों का मसला नहीं हल होने वाला है। आप लोगों ने डिफरेंट बुक्स देखनी होंगी। तो यहाँ पे मैं जो आप लोगों को चीज़ें बताती हूँ स्लाइड से हटकर, तो वो मैं डिफरेंट बुक्स देख के फिर आप लोगों को बताती हूँ, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है इन चीज़ों से रिलेटेड कम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट बन जाए, और कोई भी एमसीक्यूज़ जब आपके सामने आए तो उस एमसीक्यूज़ को आप सही तरीके से सोल्व कर सको, चाहे वो जहाँ से भी बनी हो, जिस भी सोर्स से बनी हो, तो आप उनको सही तरीके से सोल्व कर सको और आप लोगों का कंसेप्ट बन जाए। तो इन चीज़ों को सही तरीके से पढ़े। फिर भी कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।